हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट की, विच इज केपलर्स लॉ। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि किसी प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट्स का मोशन कैसा होता है या फिर सन के अराउंड प्लैनेट्स का मोशन कैसा होता है। ये सब चीजें केपलर्स लॉ से दी गई। इन्होंने तीन बातें बोली जो तीन लॉज कहलाए। फर्स्ट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड इज law of area, and third is law of periods। ये तीन बातें इन्होंने यहाँ पे बात करी और इन पे बेस्ड हम किसी भी सैटेलाइट का मोशन अराउंड द प्लेनेट या प्लेनेट का मोशन अराउंड द सन ये हम देख पाते हैं। तो इन्होंने क्या क्या बातें बोली, सबसे पहले ये बात देखते हैं। जो इनका फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, वो ये कहता है कि इनका जो मोशन होता है किसी सैटेलाइट का अराउंड द प्लेनेट या प्लेनेट का अराउंड द सन, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। कैसा ऑर्बिट होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है। जो दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, उन्होंने ये बोला कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ये स्वेप्ट करते हैं। हम देखेंगे अभी डायग्राम में कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो लॉ ऑफ पीरियड है वो ये कहता है कि दिस टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ये सारी चीजें क्या क्या हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो बात करी, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमेशा इसका मोशन रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इलिप्स क्रिएट करते हैं। एक इलिप्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम कह सकते हैं कि सर्कल से थोड़ा सा डिफरेंट। सर्कल में एक सेंटर होता है, यहाँ पे हम दो फोकस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर ये मान लेते हैं इसका सेमी, ये इसका एक्सिस है इस तरीके से और ये इसका एक्सिस है इस तरीके से, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स देखे जाते हैं। ये दोनों कहलाते हैं इसके फोकस। ठीक है। लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2, ये दोनों इसके फोकस हैं। पहली बात तो अगर हमें एक इलिप्स क्रिएट करना है तो इलिप्स कैसे क्रिएट किया जाता है वो बात बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, इन दो पॉइंट्स पे जो F1 और F2 है, यहाँ पे लेट्स से दो नेल्स यहाँ पे लगा दी। ठीक है। उस पे एक धागा बांध दिया, एक स्ट्रिंग यहाँ पे हमने बांध दी। ठीक है। उस स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग बांधी और लेट्स से स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरीके से हमने इस स्ट्रिंग में एक पेंसिल रखी। ठीक है। यहाँ पे आपने एक पेंसिल इस पे कनेक्ट करी। ओके। अब इस पेंसिल को आप बाहर की तरफ खींच के ले गए तो वो जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो जाएगी, उसमें टेंशन आ जाएगी। ठीक है। अब लूज नहीं रहेगी वो। तो जैसे स्ट्रिंग टाइट हुई, अब आपने इस पेंसिल को घुमाना शुरू किया, इस डायरेक्शन में आप इसको यहाँ से ले जाना शुरू किया। तो जैसे आप लेके जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रिंग जो है वो घूमना शुरू करेगी। अगर आप पेंसिल को लूज रखते हैं तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा शेप यहाँ पे क्रिएट करेगी। ठीक है। तो ये जो शेप है ये इलिप्स है और हम इसमें देख पा रहे हैं कि पेंसिल हमेशा हमेशा जो है वो इस स्ट्रिंग से टच में है। ये जो स्ट्रिंग है ये इन दोनों नेल्स पे हमेशा बंधी हुई है। मतलब आप कोई भी पॉइंट अगर यहाँ देखेंगे ना, जैसे अगर मैं लेट्स से ये वाला पॉइंट देखते हैं कि इस पॉइंट पे स्ट्रिंग कैसी होगी, तो इस पॉइंट पे स्ट्रिंग ऐसी बनी हुई रहेगी। या अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं कि इस पे स्ट्रिंग कैसी रही होगी, तो इस पे स्ट्रिंग कुछ ऐसी रही होगी। क्लियर है बात? तो हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है F1 और F2 से उसका सम इक्वल रहेगा। तो अगर ये डिस्टेंस x1 है, ये x2 है, तो x1 प्लस x2 अगर इस पॉइंट P की बात करते हैं इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है x3 x4, ये पॉइंट अगर Q है तो x3 प्लस x4 फॉर Q। या फिर अगर ये पॉइंट कोई C पॉइंट है और ये डिस्टेंस x5 x6 है तो हम लिखेंगे x5 प्लस x6 फॉर पॉइंट C। ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो सम ऑफ डिस्टेंस of the point from these two focus are equal for the ellipse। ठीक है।
तो यहाँ तक अपनी बात हुई कि इलिप्स बनेगा कैसे, तो ऐसे हम बना सकते हैं इलिप्स को। ठीक है, अपन बात करते हैं अपने लॉ में। तो फर्स्ट लॉ तो ये हो गया कि हमेशा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो घूमेगा। तो अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो किसी एक फोकस पे आप मान सकते हैं, लेट्स से ये फोकस है, तो आप यहाँ मान सकते हैं कि इस जगह पे लेट्स से सन है, हम प्लेनेट की बात करते हैं जो सन के अराउंड घूम रहा है, तो किसी एक फोकस पे आप मानेंगे कि सन वहां पे है। ओके, और ये जो प्लेनेट है यहाँ पे लेट्स से अभी यहाँ पे है, तो इस तरीके से ये इस ऑर्बिट पे लगातार घूमेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो ये कहता है लॉज ऑफ ऑर्बिट, जहां पे एक प्लेनेट अराउंड द सन एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के फोकस पे हम मानते हैं कि सन है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? ओके, सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एरिया। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया इज, ये जो प्लेनेट और सन इन दोनों को मिलाने वाली अगर लाइन हम देखें तो ये लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और अगर सन को सेंटर पे मानते हुए इस प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन को हम अगर रोटेट करें, भाई जैसे जैसे प्लेनेट अपनी पोजीशन चेंज करेगा वैसे वैसे लाइन भी रोटेट होगी। ऐसा मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए प्लेनेट अभी आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये लाइन ऐसी हो जाएगी। क्लियर है? कुछ देर बाद अगर प्लेनेट आ गया यहाँ पे तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी। तो इसने बोला कि ये जो एरिया ये लाइन स्वाइप कर रही है, ये जो एरिया इस लाइन ने स्वाइप किया यहाँ से यहाँ तक वाला, अगर इस एरिया को स्वाइप करने में डेल्टा टी टाइम लगा और इस एरिया से डेल्टा ए है, ठीक है, तो अगला डेल्टा ए एरिया उसको स्वाइप करने में भी सेम टाइम लगेगा। तो लेट्स से अगला डेल्टा एरिया यहाँ तक ये बनाता है ऐसा, इस एरिया इस डेल्टा ए, तो इसको स्वाइप करने में भी इसको डेल्टा टी टाइम ही लगने वाला है। क्लियर बात? और अगर मैं अब यहाँ देखें, दूर चलते हैं थोड़ा सा, प्लेनेट यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो मैं कह सकता हूं कि ये एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा ए, और इसको स्वाइप करने में भी डेल्टा टी टाइम ही यहाँ पे इसको लगेगा। ठीक है बात? तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि भाई जब एरिया स्वाइप की बात हो रही है तो जितना दूर ये प्लेनेट सन से होगा एरिया उतना ही बढ़ता जाएगा, है ना? क्योंकि आप मान लीजिए कि रेडियस अब ज्यादा हो गई और वो रेडियस एक कर्व पे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो एरिया जितना रेडियस ज्यादा उतना एरिया भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर मुझे इक्वल एरिया की बात करनी है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर ये एक एलिप्स है और इसमें अगर हमें इक्वल एरिया की बात करनी है यहाँ से यहाँ तक, तो लेट्स से ये एरिया अगर डेल्टा ए है, दिस इज सन, और ये एरिया अगर डेल्टा ए है, तो ये अगर दूर वाला एरिया देखें तो बहुत छोटे से डिस्टेंस पे अपने को डेल्टा एरिया के बराबर मिल जाएगा। दिस एरिया विल बी डेल्टा ए अगेन। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना ही कम आर्क पे हमें सेम एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे सोचो इस प्लेनेट को यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा एक डेल्टा एरिया कवर करने के लिए, जबकि वो जब दूर था सन से तो बस यहाँ से यहाँ तक में ही उसने सेम एरिया कवर कर लिया। क्लियर बात? तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें यहाँ से देती है कि जब प्लेनेट सन के पास में होता है तो भाई डेल्टा टी टाइम इसको यहाँ भी लगा, डेल्टा टी टाइम इसको यहाँ भी लगा, मतलब सेम टाइम में इसने एरिया कवर किया है। तो जब प्लेनेट सन के पास था तो उसकी स्पीड बहुत तेज थी। दिस v1, अगर इसको बोलूं कि ये v1 स्पीड से यहाँ पे चल रहा था, तो दिस v1 इज मोर देन, जब यहाँ वो था तो v2 स्पीड से चला इज मोर देन v2। क्यों ऐसा? सोचो तुम, लेंथ इसने कितनी कवर करी, जब यहाँ पे था तो इसने ये लेंथ पूरी कवर कर ली यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम में, जबकि वो जब यहाँ था तो सिर्फ इतनी सी लेंथ उसने कवर करी विच इज लेस देन दिस लेंथ। टाइम दोनों में सेम लगा, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है कि जब प्लेनेट सन के पास होता है तो वो बहुत तेज स्पीड से वहां से निकलता है, जबकि जब वो दूर होता है तो वो स्लो स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। तो दिस इज एरिया, लॉ ऑफ एरिया, जो कहता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप करता है एक प्लेनेट, और इसका मतलब ये भी है कि जब वो सन से दूर है तो
धीरे चल रहा है और जब वो सन के पास है तो वो तेज चल रहा है। ठीक है बात? चलिए, अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये लॉ ऑफ एरिया को हम मैथमेटिकली किस लॉ से और समझ सकते हैं, तो एक लॉ आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एक लॉ आपने पढ़ा था, और ये लॉ क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो। जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। ठीक है बात? अच्छा, नेट टॉर्क जीरो अगर करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं, देखते हैं जरा। ये अपना हो गया एलिप्स, ये एक फोकस पॉइंट, ये दूसरा फोकस पॉइंट, लेट्स से यहाँ पे है सन। ठीक है, इस पॉइंट पे F1 पे प्लैनेट जो है वो अभी है यहाँ पे इस पोजीशन पे। ये डिस्टेंस लेट्स से R1 है और ये इस तरफ चल रहा है विद वेलोसिटी V1। ठीक है, और अगर ये थोड़ा सा दूर था, लेट्स से यहाँ कहीं था, जब प्लेनेट यहाँ कहीं था, तो ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस थी R2, और यहाँ पे जो स्पीड से चल रहा है वो था V2। ठीक है बात? तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन यहाँ पे क्या कहता है कि नेट टॉर्क अगर जीरो है तो हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। नेट टॉर्क जीरो मतलब यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, सन और प्लेनेट के बीच में कौन सा फोर्स है? क्या एकमात्र फोर्स जो सन और प्लेनेट के बीच में लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, अभी हमने पढ़ा था कि दो प्लैनेट्स भी आपस में ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पे अंदर की तरफ हमेशा एक फोर्स लग रहा है विच इज ग्रेविटेशन फोर्स, चाहे वो जहां भी हो टूवर्ड्स द सन, उस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता रहेगा और उसकी वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होगी। लेकिन सोचो, इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोई टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है हमेशा सन और प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रहेगा। सही, जिस डायरेक्शन में जो लाइन प्लेनेट को और सन को मिला रही है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स हमेशा रहने वाला है। और जब फोर्स एक्सिस की तरफ ही हो तो उसका टॉर्क तो जीरो होता है। ये बात हम कर चुके हैं रोटेशन में। तो इस फोर्स का टॉर्क हमेशा जीरो है, मतलब बोल सकता हूँ कि इस टॉर्क ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। और इसका मतलब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा कंजर्व रहने वाला है। और एंगुलर मोमेंटम को हमने दो तरीके से लिखा था, एक था I ओमेगा, दूसरा था mv परपेंडिकुलर इनटू r। mvr r क्रॉस p से आप लिखते थे, इसको याद है? तो mvr हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे। और अगर ऐसा किया जाए तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस मास ऑफ द प्लेनेट into velocity perpendicular into r is always a constant। परपेंडिकुलर वेलोसिटी किसके? जो मिलाने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला। ठीक है बात? तो यहां से हमें समझ में आता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा यूज किया जा सकता है इस केस में। अच्छा, अगर सोचो अपन दो पॉइंट्स लेते हैं, ये वाले, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए। दिस इज सन, ये दूसरा फोकस पॉइंट, और प्लेनेट एक बार था यहाँ पे इस पोजीशन पे और एक बार था इस पोजीशन पे। ठीक है, पहली बात तो इन दो पोजीशंस को बोलते हैं पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। ठीक है, पेरीहीलियन वो ये पॉइंट है P, एपीहीलियन ये पॉइंट है A। ठीक है, दिस इज पेरीहीलियन, दिस इज एपीहीलियन। ये दो पॉइंट्स पेरीहीलियन एपीहीलियन क्या है? जब प्लेनेट सन के बिल्कुल पास में हो, सबसे ज्यादा पास, तो उसे कहते हैं पेरीहीलियन, और जब सबसे ज्यादा दूर हो तो उस पॉइंट को कहते हैं एपीहीलियन। ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस R1 है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज RP, इसको लिख देता हूं मैं पेरीहीलियन। तो ये जो आगे वाली डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये हो जाएगी RA, एपीहीलियन की डिस्टेंस। ठीक है,
तो सोचो अगर इन दो पोजीशंस पे जब प्लेनेट है तो लेट्स से यहाँ पे ये वी पी से चल रहा है, यहाँ पे ये वी ए से चल रहा है, हम पेरिलियन अपेलियन के हिसाब से इनको लिख रहे हैं ऐसा, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी है ना, टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर भी है यहाँ पे वेलोसिटीज। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ द प्लेनेट इनटू आरपी इनटू वीपी, या एमवीआर आप लिखते हैं तो एमवीआर लिख लीजिए, velocity of at perihelion into r at perihelion is equal to mass of planet into velocity at aphelion into r at aphelion। ये कहां से आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। mvr अपन ने कंजर्व किया दोनों पोजीशंस पे। अब जब mvr कंजर्व कर लिया तो मास ऑफ प्लैनेट तो कैंसिल हो गया, यहां से अपने को मिला वेलोसिटी इनटू r at perihelion इक्वल टू वेलोसिटी इनटू r at aphelion। ठीक है, और अपने को यहाँ से देख के तो समझ में आ ही रहा है कि r at perihelion is less than r at aphelion। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि velocity at perihelion is more than velocity at aphelion। ये यहाँ से अपने को रिजल्ट मिलता है। अब चाहे तो इसे रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि पेरीहीलियन पे जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है एपीहीलियन से, और यही से आप ये बात भी कह सकते हैं जो हम पहले कह रहे थे कि जब प्लेनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड तेज होती है, वो फास्टर वेलोसिटी से वहां से निकलता है, जबकि वो जब दूर होता है तो उसकी स्पीड कम होती है। क्लियर है बात यहाँ तक आपको? तो हमने दो लॉज पढ़े, फर्स्ट था लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड था लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ये स्वाइप करेगा। ठीक है बात है यहाँ तक? चलिए थर्ड लॉ की बात करते हैं। जो अपना थर्ड लॉ है वो कहता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या है? ये बोलता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस या रेडियस का क्यूब। अच्छा, सेमी मेजर एक्सिस कौन सा होता है? फोकस से अगर हम एक एलिप्स ऐसा बनाएं तो ये सेंटर से जो जो बड़ी वाली एक्सिस है, भाई एलिप्स में दो एक्सिस होती हैं, जो बड़ी वाली एक्सिस है उसका हाफ इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर ये लेंथ 2a है और लेट्स से दिस लेंथ इज 2b, तो a इज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ इस रूल को ऐसा भी लिख सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, मतलब ये सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो आई गेस आपको यहाँ तक तीनों लॉज क्लियर हैं। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, जो सन है वो एक फोकस पे होता है, जो सबसे पास वाला पॉइंट है वो पेरीहिलियन कहलाएगा, जो सबसे दूर वाला पॉइंट है वो एपीहिलियन कहलाएगा। पेरीहिलियन से एपीहिलियन, जो ये पेरीहिलियन था ये एपीहिलियन है लास्ट वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज मेजर एक्सिस 2a जो लिखा हुआ है, दूसरे एक्सिस से माइनर एक्सिस जिसकी डिस्टेंस 2b है। सेकंड जो लॉ था वो था लॉ ऑफ एरिया। उसका कहना क्या है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप किया जाता है बाय द लाइन जो सन को प्लेनेट से मिलाती है। और यहां से कंक्लूजन ये भी आया था कि जब प्लेनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड तेज होती है, वो हायर स्पीड से वहां से पास होता है, जबकि वो जब दूर होता है तो उसकी स्पीड कम होती है। और ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसा देखा। तीसरा जो लॉ है लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, वो कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, जो टाइम पीरियड मतलब इस प्लेनेट को इस पूरी इलिप्स पे घूमने में जो टाइम लगा, एक सर्कल कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड है। एंड दिस टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू दिस सेमी मेजर एक्सिस जो यहाँ पे a है उसका क्यूब। इसे हम आगे जाके प्रूव करेंगे फॉर अ सर्कुलर मोशन। एलिप्स के लिए हमारे प्रूव हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, तो ये तीन केपलर्स लॉ हैं। अब
इन तीनों को यूज करते हुए हम बात करते हैं अर्थ की सैटेलाइट की। अर्थ के अब अर्थ के सैटेलाइट्स की जो हम बात करेंगे, इसमें हम एक हमारा अजम्पशन कंसिडर जो करते हैं वो ये करते हैं कि जो अर्थ के सैटेलाइट्स हैं, जैसे मून हो गया, फिर नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ का वो मून है, या फिर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम भेजते हैं यहाँ से, वो वो सारे ही अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, ऐसा हमारा यहाँ अजम्पशन रहता है। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूमते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मान के हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट जैसे ही आ गया तो आपको बात समझ में आ गई कि सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे फिर अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि अगर उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो प्लैनेट या सॉरी यहाँ जो सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास घूम रहा है, उसके पास कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है? कौन उससे प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? यस, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की तरफ उस पर हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस देखी जाएगी वो कितनी हो जाएगी कि अगर ग्राउंड से इसकी हाइट h है और नीचे अर्थ की रेडियस है, तो जो टोटल हाइट इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी अर्थ की रेडियस प्लस h। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो लग रहेगा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय re प्लस h का होल स्क्वायर। दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट। ठीक है, अच्छा ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो लिखा जाता है mv स्क्वायर बाय r से। तो जो भी इसकी वेलोसिटी है उसके हिसाब से ये, अगर v इसकी वेलोसिटी है इस तरह से, तो हम लिख सकते हैं कि इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है वो हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r मास ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर बाय r। सेंटर से ही रेडियस देखी जाती है, तो सेंटर से इसकी रेडियस हो जाएगी re प्लस h के बराबर। और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जी एम ई एम एस बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस वी एस स्क्वायर बाय आर ई प्लस एच। और यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि ये कैंसिल हो रहा है, एम एस कैंसिल हो गए, मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें वी में हम इंटरेस्टेड है, नीचे एक स्क्वायर से एक ये टर्म भी कैंसिल हो गई, तो वी एस स्क्वायर जो आपको मिलता है वो मिलेगा जी एम ई बाय आर ई प्लस एच। क्लियर बात? या फिर अगर ऐसा देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज गिवन बाय रूट ओवर जी एम ई बाय आर ई प्लस एच। अब ध्यान से देखें तो ये जो पूरी सैटेलाइट की इक्वेशन आई है अपने पास, वेलोसिटी की इक्वेशन, वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड कर रही है विच इज एच, कि वो सैटेलाइट अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पे है, उसकी हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी है। बस उस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी होगी, ना तो ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड कर रहा है ना किसी और फैक्टर पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे जैसे आप एच बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कम होती जाएगी, जितना जितना आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो कम वेलोसिटी के साथ घूमना शुरू करेगा। ठीक है, अगर अपन इसको स्मॉल जी की टर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है कि स्मॉल जी जो होता है वो होता है जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। जी एट द सरफेस जो हम बात करते हैं, जो हम यूजुअली 9.8 यूज करते हैं, वो ये होता है ये। अगर हम इसकी टर्म में वहां रखना चाहें तो देखिए क्या रख सकते हैं, ऊपर जहां जी एम ई है वहां पे मैं जी इंटू आर ई स्क्वायर रख सकता हूँ। तो अपने को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा रूट ओवर जी आर ई स्क्वायर बाय आर ई प्लस एच। क्लियर है? तो आपसे अगर स्मॉल जी की टर्म में पूछा जाए तब भी आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट को। ओके, चलिए यहां तक बात हो गई एक सैटेलाइट जो सर्कुलर मोशन में है अराउंड द अर्थ। अब इसका टाइम पीरियड कितना है अगर इस बारे में आपसे पूछा गया तो बताइए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट
भाई जो सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में जब ये घूम रहा है, इसकी रेडियस अपने को पता है कि आर ई प्लस एच के बराबर है, इसकी वेलोसिटी वी है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई इसकी जो रेडियस है आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाई वी, क्योंकि ये एक राउंड कंप्लीट करता है तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। और कितनी स्पीड से चल रहा है? वी स्पीड से चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बाय वी। ये इसकी हो जाएगी टाइम पीरियड। अगर इसको थोड़ा वी की वैल्यू यहाँ पे रखी जाए तो देखिए क्या मिलता है, 2 पाई आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाय वी एस। अगर देखें तो वी एस यहाँ से रखते हैं रूट ओवर जी एम ई बाय आर ई प्लस एच, रूट ओवर जी एम ई बाय आर ई प्लस एच। क्लियर है बात? दिस इज टाइम। इधर रूट आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। यहाँ से मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम ई, और ये इधर आके हो जाएगा, देखिए ऊपर पावर 1 है, यहाँ नीचे पावर आर ई प्लस एच पे हाफ है, ऊपर जाएगा तो पावर 3/2 हो जाएगी, और जब आपने स्क्वायर कर दिया तो पावर 3 हो जाएगी। इसे लिखा जा सकता है आर ई प्लस एच की पावर 3। क्लियर है? देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये था 2 पाई बाय रूट जी एम ई ऐसा, और जो रूट वाली क्वांटिटी ऊपर गई तो आर ई प्लस एच की पावर हो जाएगी 3/2। 1 ऑलरेडी है ऊपर और नीचे से हाफ और आ गया, तो पावर 3/2 हो गई। दोनों तरफ स्क्वायर करा तो हाफ हट गया, क्यूब यहाँ पे आपको बचा। ठीक है, अब यहाँ से व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये क्या है? क्या इस ऑर्बिट की रेडियस है? इस सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो है। तो आप इसे यहां से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। और यही तो केपलर्स का थर्ड लॉ था, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए कहता था कि सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। तो वहां जो सेमी मेजर एक्सिस थी वो एक सर्कल के केस में सर्कल की रेडियस हो जाती है। क्लियर है सारी बातें आपको? तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। चलिए आगे बात करें। तो बात करते हैं कि जब सर्कुलर मोशन में एक सैटेलाइट घूम रहा है अराउंड द अर्थ, सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो उसकी एनर्जीज क्या क्या होंगी? तो वेलोसिटी तो आपने अभी देख लिया, वेलोसिटी होगी रूट ओवर जी एम ई बाय आर, ये तो आपने देख लिया अभी। अच्छा, ये वेलोसिटी को यूज करके अगर मैं एनर्जीज लिखना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे वी की ये वैल्यू डालते हैं तो आपको मिलेगा हाफ जी एम ई एम बाई आर, ये आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये तो देखा देखा सा लग रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आपने ऐसे ही लिखी थी अगर आर डिस्टेंस पे था, जैसे अगर ये मास, ये अगर अर्थ है यहाँ से, ये अगर स्मॉल मास सैटेलाइट मान लीजिए, ये अगर आर डिस्टेंस पे है तो आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी लिखी थी माइनस जी एम ई एम बाई आर। बस डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव जबकि काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, और ये हाफ ऑफ दिस फंक्शन है। ठीक है, अगर आप टोटल एनर्जी लिखते हैं तो टोटल विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस जी एम ई एम बाई आर। इन तीनों का रिलेशन अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव जबकि काइनेटिक एनर्जी वाज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं, एंड दिस इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमारे पास बनता है कि जब भी सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन होता है तो एनर्जी इस तरीके से रिलेट होती है। इज वेरी यूजफुल ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि ये चीजें हमेशा काम आएंगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ जी एम ई एम बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम बाई आर, एंड टोटल एनर्जी इज माइनस हाफ जी एम ई एम बाई आर। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब बाउंडेड सिस्टम है, वो सैटेलाइट उसके आसपास घूमता रहेगा ऐसा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एस्टिमेट द मास ऑफ सन assuming the orbit of the earth around the sun to be circle, the distance between the sun and the earth is this, and g आपको दे रखा है ऐसा। तो मान लीजिए यहाँ सन है और अर्थ इसके आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए आपको मास ऑफ सन पूछा गया है, मास ऑफ अर्थ आप ले सकते हैं m, और डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ आपको r दे रखा है ये। ठीक है, g भी दे रखा है इस तरीके से। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? तो सॉल्व करने का तरीका सीधा सा है। हम जानते हैं वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होती है रूट जी एम एस बाय आर, ये हो जाएगी। हम एम ई की जगह एम एस ले लेंगे क्योंकि इस बार सेंटर में कौन है? सन। तो ये ऑर्बिटल स्पीड होती है इसकी,
और अगर टाइम पीरियड लिखा जाए इस ऑर्बिटल स्पीड को लिख के, तो टाइम पीरियड क्या लिखूंगा, 2πr/v के बराबर, दिस वाज द टाइम पीरियड। इसको अगर थोड़ा सा लिखूं तो लिख सकता हूँ 2πr/v, मतलब r/g मास ऑफ सन, ऐसा लिख सकता हूँ मैं से। अगर मैं यहाँ से मास ऑफ सन लिखूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करके आप दोनों तरफ एक दूसरे कुछ भेजेंगे तो हो जाएगा 4π² t³ सॉरी 4π² r³ डिवाइडेड बाय gt²। ये आपका फाइनल फंक्शन बन जाएगा इससे रिलेटेड मास ऑफ सन से। अब क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड कितना होता है, कितनी देर में घूमती है, 365 डेज लगते हैं इसको। इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड इज 365 डेज इनटू एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, इनटू कितने, एक घंटे में कितने सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। तो ये जो पूरा आएगा ये टाइम पीरियड हो जाएगा। इसको हमें यूज करना है, तो मास ऑफ द सन विल बी 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू आर आपको दे रखा है 1.49 इंटू 10⁻11 का क्यूब डिवाइडेड बाय जी दे रखा है आपको 6.66 इंटू 10⁻11 इंटू टी का स्क्वायर 365 इंटू 24 इंटू 3600 का स्क्वायर। ये आपका फाइनल फंक्शन बनता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ द सन आपके पास बन के आएगा 1.972 इंटू 10⁻22 kg। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने वेलोसिटी वाला फंक्शन यूज करके ये पूरा कैलकुलेशन इस तरीके से किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए। इफ द अर्थ टू बी 1/2 of its present distance from the sun, how many days will be in 1 year? अगर आर इन दोनों का हाफ हो जाए तो एक साल में कितने दिन होंगे। तो टाइम पीरियड आप कितना लिखते हैं, टाइम पीरियड लिखते हैं 2πr/v के बराबर, v√gm/r, मतलब 2πr/√gm, ऐसा हो जाएगा ये। क्लियर? इसको अगर सॉल्व करूँ थोड़ा सा तो आर को एक साथ लिखते हैं 2π/√gm, ये तो है ही, आर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 के बराबर। तो ये रिलेशन आपके पास है। अब इसमें आप बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट रख रहे हो, बस आर को चेंज यहाँ पे कर रहे हो। तो बेसिकली टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है वो आर की पावर 3/2 पे है। तो इनिशियल टाइम पीरियड अगर मैं इसको बोलूँ टी है, नया टाइम पीरियड टी डैश हो जाएगा, तो अब बेसिकली आर को कितना कर दे रहे हो, r/2 के बराबर। तो यहाँ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दिस इज r पावर 3/2, दिस इज r/2 पावर 3/2। ये आपका टाइम पीरियड लिखेंगे इस तरीके से। अगर मैं लिखूं इसे टी डैश, तो ये आपको कितना मिलेगा, टी डैश विल बी टी इंटू 1/8, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 1/2 की पावर 3/2। ठीक है, टी डैश इक्वल टू टी इंटू 1/2 की पावर 3/2। यहाँ पे अपने को नए दिन निकालने हैं क्योंकि डेज पूछा है। एक्चुअली कितना होता है, 365 डेज होते हैं इंटू 1/2√2, ये आपके नए दिन आ जाएंगे, 365/2√2 डेज। तो अगर डिस्टेंस हाफ हो जाती है तो अब एक साल में इतने दिन अपने को मिलने वाले हैं। क्लियर है क्वेश्चन पक्के से? चल आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। A satellite revolving in a circular equatorial orbit of radius this from west to east appear over a certain point at the equator every t equal to 11.6 hours. Using this data, calculate the mass of the Earth. The gravitational constant is supposed to be known. अब आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो सैटेलाइट घूम रहा है वो वेस्ट टू ईस्ट अपीयर होता है हम हर 11.6 आवर्स पे, उसकी रेडियस यहाँ पर आपको दे रखी है। अब क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी अपने को निकालनी पड़ेगी सैटेलाइट की, क्योंकि आपको रिलेटिव टू अर्थ दे रखा है। देखो अर्थ खुद घूम रही है, उसके आसपास सैटेलाइट भी घूम रही है। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखनी है तो एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितने लिखी जाएगी, ये हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ सैटेलाइट प्लस ओमेगा ऑफ अर्थ। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि ओमेगा जो ऑफ अर्थ है
वो अपने को पता, उससे लिखा जा सकता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ऐसे ही ओमेगा सैटेलाइट हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ये आपको दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 11.6 आवर्स, क्योंकि इतनी देर में बार बार अपने को दिख रही है, तो मतलब एक रिवोल्यूशन इतने में पूरा कर रही है। इसको अगर यहाँ यूज करें तो ओमेगा अपने को मिल रहा है ये 2 पाई बाय टी प्लस 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये आपको मिल गया ओमेगा। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी हम जानते हैं 24 आवर्स अर्थ को लगते हैं, स्मॉल टी आपको गिवन है ऑलरेडी 11.6 आवर्स। ये दोनों चीजें यहाँ से अपने को पता है। अब अपने को निकालना है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ कैसे रिलेट करें, तो हम जानते हैं वेलोसिटी होती है √g_m_e/r, है ना। अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो ओमेगा होता है v/r। अगर मैं यहाँ लिखूं तो हो जाएगा √gm/r⁻3/2, क्योंकि ऑलरेडी r पावर हाफ नीचे था, एक और आ गया r⁻3/2 ही हो जाएगा। अगर मैं इसको रिलेट करूं तो लिख सकता हूँ √gm/r⁻3/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी प्लस 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये आपका रिलेशन फाइनली बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से m निकाला जाए तो स्क्वायर करके m निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r³ बाय g 1/t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये आपके पास बनेगा फाइनली मास का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं जो आपको गिवन है, तो क्या क्या रख सकते हैं, 4 3.14 का स्क्वायर, r आपको दे रखा है ऑलरेडी 2 × 10⁻7 का क्यूब, डिवाइड बाय g होता है 6.67 × 10⁻11। इधर दे रखा है 1/t 11.6 आवर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में 3600 से, प्लस ये दे रखा है 24 × 3600 का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बन रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको जो मास ऑफ अर्थ मिलेगा वो मिलेगा 6.0 × 10⁻24 kg के बराबर। क्लियर है, ये आपका आएगा मास ऑफ द अर्थ। चलिए, क्वेश्चन क्लियर है ये सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। A satellite of mass m is moving in a circular orbit of radius r. Calculate its angular momentum with respect to the center of the orbit in terms of the mass of the earth. ठीक है, एक सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके लिए आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। तो अगर यहाँ पे अर्थ है इस तरीके से, जिसका सेंटर है, और इसके आसपास ये सैटेलाइट घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से। ठीक है, दूसरा सैटेलाइट यहाँ कहीं है अभी, इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है v, ऐसा, और ये यहाँ से r पोजीशन पे है अभी। सैटेलाइट का मास अगर m है, मास ऑफ अर्थ अपन जानते हैं कैपिटल M ले सकते हैं ऐसा। तो पूछा गया एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, मतलब अर्थ के सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जानते हैं क्या होता है, r क्रॉस mv। ये यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा, r है इसकी पोजीशन और m और v के हिसाब से अपन इसका ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब v वेलोसिटी हो गई, r पोजीशन वेक्टर हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पे आ रहा है वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, mv r के बराबर। ये अपन लिख लेंगे यहाँ से, क्योंकि r इज परपेंडिकुलर टू v, मतलब थीटा जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा, तो उसके हिसाब से जो इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कितना आ जाएगा, mv r के बराबर। और हम ये भी जानते हैं भैया कि जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है √gm/r के बराबर। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर दूं L में, तो कितना आंसर मिल रहा है मुझे फाइनली, L विल बी m into r into v is √gm/r। कितना मिला है यहाँ से आपको फाइनल आंसर, ये मिलेगा L will be g कैपिटल M स्मॉल m का स्क्वायर, अंदर अगर इसको ले लें रूट के अंदर तो, और r की पावर ये अंदर आएगा तो r स्क्वायर, एक बचेगा r, इसके पावर हाफ। दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम इन दिस केस। तो आसान सी बात है, एंगुलर मोमेंटम बस लिखना था हमें, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अपने पास आता है मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इलिप्टिकल पाथ। हमने अभी तक सर्कुलर पाथ की बात करी थी और बोला था कि जब एक सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसके फोर्सेस बैलेंस रहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, इधर सैटेलाइट है, तो फोर्सेस क्या क्या है इस पे? एक तो नीचे की तरफ जो अर्थ की तरफ इसका ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो क्या था, वो G m m/r² के बराबर। और दूसरी बात जो इधर इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है या जो सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कह सकते हैं, वो कितना था? वो m⍵² r के बराबर या mv²/r के बराबर ये था। ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर थे तो ये एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा था। लेकिन सोचो अगर कोई भी फोर्स इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा? इसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो सोचो अगर ये इसकी वेलोसिटी मान लीजिए लेस देन √Gm/r जो हमने कैलकुलेट की थी सर्कुलर मोशन के लिए, उससे कम हो गई तो क्या होगा? वेलोसिटी जैसे ही कम होगी, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है ये कम हो जाएगा। इसके कम होते ही फोर्स इम्बैलेंस होगा और ये अंदर की तरफ नेट फोर्स आने लगेगा इस पे। जैसे अंदर की तरफ नेट फोर्स आएगा, इसका पाथ सर्कुलर मोशन से चेंज होके ये पाथ बन जाएगा विच इज एन इलिप्स। अभी कैसे इलिप्स आता है ये हमारे सिलेबस की बात नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी फोर्स इम्बैलेंस होंगे यहाँ पे पाथ कैसा होगा? इलिप्टिकल पाथ बनेगा। तो पाथ अब ऐसा बन गया, आप देख पा रहे हैं जब ये रेडियस यहाँ आर पे था, लेकिन जब पास आते आते इसकी रेडियस लगातार कम होती गई है और यहाँ पे ये इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। अच्छा अगर सोचो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती तो क्या होता? अगर वेलोसिटी बढ़ जाती √Gm/r से ज्यादा हो जाती तो क्या होता? ये ऊपर लगने वाला फोर्स अब ज्यादा हो जाता इस तरफ से, मतलब इस पे नेट फोर्स एक बाहर की तरफ आता। अगर नेट फोर्स एक इस पे बाहर की तरफ आता तो अब इसका जो इलिप्टिकल पाथ बनता वो ये वाला पाथ बनता। इस पाथ पे आप देख रहे हैं कि जो रेडियस थी उस रेडियस से ज्यादा दूर अभी जा चुका है ऑलरेडी, पाथ इसका एक्सपैंड हो गया है। तो सर्कल से ज्यादा बड़ा पाथ बना, बीच में है सर्कुलर पाथ है। अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी से छोटा, इस सर्कल से छोटा यहाँ पे एक पाथ बना। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो सर्कल से बड़ा रेडियस का एक यहाँ पे पाथ इसके लिए बना। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये जाता है हमेशा एक इलिप्टिकल पाथ पे। जब भी वेलोसिटी में वेरिएशन होगा, जब सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी नहीं रहेगी, उससे कम या ज्यादा होगी, तो ये एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव करने लगेगा। अब ये मूव जब कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अर्थ पे आके टकरा जाए। तो ऐसा ही होता है जब वेलोसिटी इसकी √Gm/r से कम कर दो, वेलोसिटी इज लेस देन v0, तो क्या होगा? ये इस तरीके से आके अर्थ की सरफेस पे टकराएगा। अर्थ की सरफेस पे कैसे आ रहा है? तो ये एक इलिप्टिकल पाथ आके बनाता है हमेशा। अब यहाँ टकरा गया तो पाथ तो खत्म हो गया, लेकिन पाथ था कैसा? इसका एक इलिप्टिकल पाथ बनता। ऐसा इस पाथ पे हमेशा आता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्क ऑफ द इलिप्स, जिस पे फाइनली आके यहाँ पे अर्थ पे टकराएगा इफ वेलोसिटी इज लेस देन v0। v0 है तब तक तो ये आराम से सर्कल में घूमेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे v0 से कम हुई तो ये हो सकता है अर्थ के सरफेस पे आके टकरा जाए, और वो भी कैसा होगा? इलिप्स बनाते हुए ये आके इस पे गिरेगा। क्लियर बात? तो हमें ये बस बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर हम एक सैटेलाइट का मोशन देखें और इसका एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखें, तो भाई सैटेलाइट का मोशन भी ऐसा ही है। यहाँ पे अगर ए पे इसको वेलोसिटी बनने दी यहाँ से, जो कि v0 से ज्यादा है। v0 कौन सी वेलोसिटी है? v0 वो वेलोसिटी है जिससे ये आराम से सर्कुलर मोशन में घूम सकता था। लेकिन सोचो अपन ने इसको वेलोसिटी दे दी ज्यादा, तो ज्यादा वेलोसिटी की वजह से ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूम के आएगा वापस, है ना? इस केस में अगर एंगुलर मोमेंटम देखा जाए तो क्या कह सकते हैं? पहली बात तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ के हिसाब से नेट टॉर्क देखूं, तो जो भी इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स तो इस पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इस पे लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये हमेशा इस सेंटर से ही पास होंगे। इसकी वजह से नेट टॉर्क इस पे जीरो आएगा। जब नेट टॉर्क जीरो आएगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे किया जा सकता है। तो बस यही दो बातें अपने को इसमें देखनी थी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर इक्वेशन यहाँ पे लिखो तो इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन आप लिख सकते हो उस केस में, वेलोसिटी तो अपने को पता है √Gme/r1 होती है। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर इक्वेशन लिखी जाए तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे mvr के बराबर mvr1 mvr2, ये एंगुलर मोमेंटम्स लिखे जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे r sin थीटा, क्योंकि इस बार वेलोसिटी और r जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वेलोसिटी इधर है तो r इधर है। जो एंगल अपने हिसाब से बन रहा है यहाँ पे उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं दिस विल बी mvr sin थीटा, दीज विल बी द एंगुलर मोमेंटम्स।
ठीक है, किसी भी पोजीशन पे mvr sin थीटा के बराबर। और अगर एनर्जी इसकी बात करूं तो इस बार अगर एनर्जी लिखें तो अपन क्या लिखेंगे, अगर हाफ एम वी वन स्क्वायर इसके काइनेटिक एनर्जी में लिखता हूँ इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो ये है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी क्योंकि ये मास ऑफ अर्थ से इतना दूर है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, माइनस जी मास ऑफ अर्थ इन पाई आर वन स्क्वायर, ये इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। अगर मैं इस पोजीशन यहाँ पे इसकी काइनेटिक टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ बी पे, तो क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाई आर टू स्क्वायर। ऐसे किसी भी पोजीशन पे जब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी तो वो भी हमेशा इक्वल होगी, टोटल एनर्जी भी हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का भी कोई लॉस नहीं है। तो बेसिकली हमें जब भी इन केसेस में मान लो अपोजी और पेरिजी जब पास में और दूर में जब होते हैं, तो अपोजी और पेरिजी पे अगर मुझे वेलोसिटीज निकालनी है तो मैं ये चीजें यूज करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक इक्वेशन बना सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, दूसरी बना सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की। इन दो इक्वेशन से अपन यहाँ पे वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर एडवांस में कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।